देखो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ, फिर हम लोग फ्लोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फ्लोएम वाला पार्ट है, तो फ्लोएम में जाइलम के कंपैरिजन में जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा लिविंग होती है ना, तो लिविंग पार्ट फ्लोएम में ज्यादा पाया जाता है कंपैरेटिवली जाइलम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब है ना, और कंपेनियन सेल हो गया, सीव ट्यूब सेल हो गया। तो देखो कंपेनियन सेल होती है तो कम्प्लीटली लिविंग होती है, और यहाँ पर दो चीजें मिसिंग है जो मैं आपको और बता देता हूँ। एक तो आपका जाइलम फ्लोएम फाइबर है ना, तो ये हो गया फ्लोएम फाइबर हमारा। तो ये सिंपली फाइब्रस टिश्यूज जैसे होते हैं, तो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू है। सो दिस इज फ्लोएम फाइबर। तो पहली तो हो गई आपकी कंपेनियन सेल, दूसरी आपकी सीव ट्यूब हो गई, तीसरी सेल जो पाई जाती है फ्लोएम में दैट इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, तो फ्लोएम फाइबर क्या होता है? फ्लोएम फाइबर सिंपली दिस इज स्क्लेरन काइमा। ये स्क्लेरन काइमा एक तरह से है ना। तो ये तो ऑब्वियसली डेड ही होगी है ना, ये तो लिविंग हो ही नहीं सकती है। उसके बाद साथ में पाए जाते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एज यूजुअल जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वैसे हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो ये हो गई हमारी फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये इसकी बड़ी सी वैक्यूल, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, और ये तो ऑब्वियसली लिविंग होगी। दिस इज फोर्थ वन, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसका भी वही फंक्शन होता है। ये मेनली तो फूड को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन ये डिफ्यूजन के थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है। और सीव ट्यूब जो होती है दिस इज द ओनली सेल इन प्लांट सेल विच इज लिविंग बट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। सो इट इज लिविंग बट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सीव ट्यूब्स जो होती हैं ये एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं, और यहाँ पर सीव प्लेट्स पाई जाती हैं। तो इन सीव प्लेट्स में और यहाँ पर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, तो बीच में बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है, फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो प्लेट्स के थ्रू इजिली हो जाता है। तो मेनली जो बल्क में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो सीव ट्यूब के थ्रू ही होता है। कंपेनियन सेल क्या काम करती है? कंपेनियन सेल की जो न्यूक्लियस होती है, अब देखिए यहाँ पर सीव ट्यूब की खुद की कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो सीव ट्यूब हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस ब्रेन की तरह फंक्शन करती है, न्यूक्लियस कंट्रोल करने का काम करती है। तो आखिर सीव ट्यूब को कंट्रोल करने का कौन काम करेगी? तो सीव ट्यूब को कंट्रोल करने का जो काम करती है वो कंपेनियन सेल करती है। कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस सीव ट्यूब को कंट्रोल करती है और इसमें हेल्प करती है इसको ट्रांसलोकेशन। ठीक है, दैट्स हाउ फ्लोएम वर्क। तो चलिए नोट कर लीजिए। ये ड्रॉ कर लीजिए फिर उसके बाद। और जाइलम फ्लोएम आपसे पूछा जा सकता है, कोलन काइमा पूछे आने के चांसेस होते हैं स्कूल में, और जाइलम में ट्रैकीड्स के पूछे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट्स में। जिम्नोस्पर्म का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। और फ्लोएम में या तो कंपेनियन सेल के फंक्शन पूछ लिए जाते हैं, कंपेनियन सेल का काम है कंपेनियन सेल पूछ ली जाती है, या फिर पूरा फ्लोएम का डायग्राम पूछा जाता है, डायग्राम विद फंक्शन। नोट करके मुझे मैसेज कीजिएगा।
हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए नोट कीजिए। फ्लोएम फ्लोएम इज a complex tissue. Phloem is a complex tissue which transport organic food, which transport organic food inside inside the body of inside the body of plant. It is also known as bast. It is also known as bast. Made up of four type of cells. Made up of four type of cells. First, first sieve tube. First sieve tube heading डाल लीजिए. Sieve tube is a cells which is placed end to end, मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, which is placed end to end the end walls are transverse or oblique. The end walls are transverse, या तो ऐसी होंगी और oblique, या फिर ऐसी हो सकती है transverse or oblique, and they have small pores or they have small pores or sieve pit. Sieve pit. They have small pores or sieve pit called or makes sieve plate. Makes sieve plate. Next point. The cell have peripheral protoplasm. The cell have peripheral protoplasm. The cell have peripheral protoplasm and it do not have nucleus. And it do not have nucleus. Sieve tube takes part in the conduction of sieve tube takes part in the conduction of food. Next point, next heading, companion cell. They are narrow elongated companion cell. They are narrow elongated cells with thin wall. Narrow elongated cells with thin wall. Full stop. They lie on the side of sieve tube. They lie on the side of
sieve tube and closely associated with them through plasmodesmata. Closely associated with them through plasmodesmata. Next point. The cell have dense cytoplasm and prominent nucleus. The cell have dense cytoplasm and prominent nucleus. नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को स्टार बना के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द कंपेनियन सेल also help in maintaining the pressure gradient in sieve tube element. The nucleus, full stop, the nucleus of companion cell control the activities of sieve tube. नेक्स्ट, नोट करके लिखेंगे. नोट, अब ये कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में, तो वहां पर कंपेनियन सेल की जगह पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो स्पेशल फंक्शन करती हैं. ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी नीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है. उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल. नोट करेंगे. कंपेनियन सेल are replaced by modified companion cell are replaced by modified parenchymatous cell. Modified parenchymatous cell in non-flowering plant called albuminous cell. Next, phloem parenchyma. This is normal parenchyma cell. This is normal parenchyma cell. It store food, resin, latex, mucilage, etc. It is, अंडरलाइन करेंगे इसको भी, it is absent in most of monocot. It is absent in most of monocot and some herbaceous dicot. It is absent in most of monocot and some herbaceous dicot.
नेक्स्ट, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, दे आर sclerenchyma cell, sclerenchyma fiber, they are sclerenchyma fiber, they provide mechanical support, they provide mechanical support to the phloem, they provide mechanical support to the phloem. ठीक है, अब देखो ये तो हो गए, अब आ जाते हैं टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। तो ये हमारे जाइलम फ्लोएम, जितने टाइप के हमने टिश्यूज क्लासिफाई किए तो उनके बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं टिश्यू सिस्टम को, तो हम प्लांट में टिश्यू सिस्टम करते हैं। तो टिश्यू सिस्टम में पहला जो हमारा टिश्यू सिस्टम है, फर्स्ट टिश्यू सिस्टम, तो हम लोग उनकी बात करेंगे जो एपिडर्मल लेयर में पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं। तो पहला है एपिडर्मल टिश्यू। देखिए, जब आप एपिडर्मल टिश्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं, हम लोग बात करेंगे स्टोमेटा की। हालांकि मैं आपको हाइड्राथोड भी पढ़ा चुका हूँ उसमें, और स्टोमेटा पढ़ेंगे और रूट हेयर्स पढ़ेंगे, ट्राइकोम्स पढ़ेंगे। तो रूट हेयर क्या होते हैं, रूट हेयर्स, ट्राइकोम क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ट्राइकोम, ये स्टेम में पाए जाते हैं। ट्राइकोम तो पिक्यूलियरिटी है, मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको, नहीं अभी आपको नहीं बताया, अभी एनाटॉमी में बताऊंगा। तो ट्राइकोम मैं आपको बता देता हूँ, दे आर मल्टी सेलुलर और दे आर यूनिसेलुलर। ट्राइकोम्स की खास बात क्या होती है, अगर किसी भी ट्रांसफर सेक्शन में, याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डायग्राम दिया हो और ट्रांसफर सेक्शन में ट्राइकोम दिख जाए, ठीक है, या हाइपोडर्मिस दिख जाए, तो समझ लीजिएगा कोई स्टेम का है, स्टेम्स का है। वो ट्रांसफर सेक्शन 101% स्टेम का ही है, क्योंकि ट्राइकोम्स और हाइपोडर्मिस ये रूट पे नहीं पाई जा सकती, किसी भी रूट पे नहीं पाई जाती, ये पाया जाएगा स्टेम में। रूट यार ऑब्वियसली रूट में ही पाए जाएंगे, कहीं किसी और जगह पे नहीं पाए जाएंगे। स्टोमेटा जैसे थर्पल टिश्यूज, तो सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटा। तो देखो, स्टोमेटा का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्टोमेटा, तो पहले नॉर्मली समझ लेते हैं, ये डाइकॉट का हालांकि स्टोमेटा है, फिर भी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं स्टोमेटा का, और फिर इसके बाद डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। तो नॉर्मली आप देखिए स्टोमेटा, दिस इज स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। वैसे ट्रांसपिरेशन में मैंने बताया होगा, अब देखो, और ये तो आपको पता भी होगा वैसे, ये स्टोमेटा में दो गार्ड सेल पाई जाती है ना। गार्ड सेल कैसी हैं, दे आर किडनी शेप, तो ये किडनी की शेप है, तो किडनी शेप या बीन शेप इनको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस में पाई जाती है। स्टोमा, इस ओपनिंग को स्टोमा बोलते हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ये इनर वॉल जो होती है ये थिक होती है, तो इनर वॉल इनकी थिक होती है, इसीलिए जब ये स्वेल कर जाते हैं तो इनमें स्ट्रेच इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है। तो स्वेल कर जाने पे जब सेल टर्जिड होती है तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग होती है और ये ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर जब सेल फ्लैसिड हो जाती है, वाटर निकल जाता है, तो ये पिचक जाते हैं, और ये एक्सटर्नल एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं। इन एपिडर्मल सेल को हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो बाहर में साइड में एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था इनको सब्सिडियरी सेल बोलते हैं, हमने ट्रांसलोकेशन में पढ़ा हुआ था। सब्सिडियरी सेल, हाँ, सब्सिडियरी सेल। तो सब्सिडियरी सेल से वाटर इनके अंदर आता है और ये फूल जाते हैं, फिर वाटर यहाँ से लॉस हो जाता है तो फिर से पिचक जाते हैं। इस तरह से चलता रहता है। ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है इसी का। तो देखिए ये इसकी थिक वॉल है, ये न्यूक्लियस है, और ये गार्ड सेल्स हैं, और ये एपिडर्मल सेल। ये वाला डायग्राम आप बना लीजिए, ये वाला फुल डायग्राम, और स्टोमेटा का डायग्राम आ ही जाता है। ये डाइकॉट का है, हाँ, ये डाइकॉट प्लांट का डायग्राम, इसका डायग्राम।
नोट कर लीजिएगा, बताइएगा। हो गया? डन? Yes, sir. ठीक है, मैं हटा रहा हूँ भाई। आप मोनोकॉट का भी अभी बनाओ डायग्राम। डाइकॉट का तो बना लिया। वैसे नॉर्मल स्टोमेटा के बारे में पूछा जाए तो ये डायग्राम बनाना, लेकिन जब दोनों का कंपैरिजन पूछा जाए या दोनों का डायग्राम कंपैरेटिव डायग्राम पूछा जाए तो आप डाइकॉट मोनोकॉट का दोनों बनाइएगा डायग्राम। ये मोनोकॉट के स्टोमेटा है। ये डाइकॉट के जो होते हैं वो किडनी शेप होते हैं, और मोनोकॉट के जो स्टोमेटा होते हैं ये डंबल शेप होते हैं। ये डंबल शेप। तो सिंपली इनमें न्यूक्लियस साइड में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, थिक वॉल्ड यहाँ पे अंदर और बाहर दोनों तरफ मिड में पाई जाती है। स्टोमा ये ओपनिंग हो गई, और डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं। हाँ, बाकी दोनों एक ही जैसे होते हैं और कोई डिफरेंस नहीं होता, बस यही डिफरेंस होता है। हो गया? डन? Yes, sir. ठीक है, नोट करिए। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नोट करने के लिए नहीं है, फिर भी नोट करेंगे। दे हैव टू गार्ड सेल्स
two guard cells which are surrounded by the subsidiary cell, full stop. The guard cell possess chloroplast. They are kidney shaped in dicot. They are kidney shaped in dicot. They are kidney shaped in dicot and dumbbell shaped in monocot. They are kidney shaped in dicot and dumbbell shaped in monocot. Full stop. Stoma is a aperture. Stoma is a aperture which is meant for exchange of gases, which is meant for exchange of gases. It opens into substomata cavity. Substomata cavity. Next point. In dicots, stomata are found more on lower surface. In dicots, stomata are found more on lower surface, while they occur on both surface. They occur on both surface. They occur on both surface. They occur on both surface in monocots. Full stop. नेक्स्ट में एपिडर्मल अपेंडिसेस में या एपिडर्मल सेल्स में, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक तो हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है, दूसरी नॉर्मल एपिडर्मल सेल, तो एक और चीज लिख लो, तो एपिडर्मल स्टोमेटा हो गया, है ना। नेक्स्ट ट्राइकोम्स, they are unicellular or multicellular outgrowth. They are unicellular or multicellular outgrowth which is strictly epidermal in origin, which is strictly epidermal in origin. सर एक बार सर रिपीट से फिर से रिपीट कर दीजिए। They are unicellular or multicellular outgrowth. They are unicellular or multicellular outgrowth which is strictly epidermal in origin, which is strictly epidermal in origin. Next point. Trichomes are of two kinds. Trichomes are of two kinds.
they may be in form of hair or scale. They may be in form of hair or scale. They may be in form of hair or scale. Next, root hairs. They are root hairs ऐसे होते हैं, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, तो रूट हेयर में जो टिप्स वाला पार्ट होता है, मेनली जो इसकी न्यूक्लियस होती है, वो न्यूक्लियस बाहर की तरफ होती है, मतलब ये जो बल्ज आउट वाला पार्ट होता है इसमें होती है, ठीक है, नोट करेंगे। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अंडरलाइन करेंगे यूनिसेलुलर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन, अब एपिडर्मिस की जगह यहां पर इसी एपिडर्मल जो लेयर होती है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा फाउंड इन एपिब्लेमा ऑफ रूट in a special area, called root hair zone, full stop. Root hair contain nucleus towards apical part. Root hair contain nucleus towards apical part. नेक्स्ट आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, आप देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, देखो भाई, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पहले हम देख लेते हैं, तो पहले मैं बता दूं आपको टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, है ना। तो पहले डालेंगे, फर्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम। अब देखो वैस्कुलर टिश्यूज कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कंजॉइंट क्या होता है, रेडियल क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, बाई कोलेटरल क्या होता है। देखो देखो जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं कई टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला जो वैस्कुलर टिश्यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल। तो रेडियल का क्या मतलब होता है, रेडियल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे मौजूद हो अगर, तो इसको हम रेडियल कहते हैं। और वैसे ये जो रेडियल सिस्टम पाया जाता है ये मेनली पाया जाता है रूट में, है ना। तो इस तरह का आप देखेंगे कि जो रूट्स होती हैं, रूट में इस तरह का वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, और वो भी रूट में डाइकॉट के रूप में पाया जाता है। अभी आप देखोगे रूट में पाया जाता है। अब
दूसरा एक जो सिस्टम पाया जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एम्फीक्राइबल जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, वो क्या होते हैं? ये किसमें पाए जाते हैं? तो दूसरा होता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक क्या होता है? कंसेंट्रिक में या तो फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम होगी या जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम होगी, डिपेंड करता है। और इस तरह के वैस्कुलर बंडल ऐसे प्लांट में पाए जाते हैं जिनमें प्लांट तो छोटा होता है लेकिन फ्रूट बहुत बड़ा होता है, जैसे कुकुरबिटा। ठीक है, जहां पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करना होगा वहां पे फ्लोएम ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। जहां पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करना होगा, जैसे वाटरमेलन, वहां पे जाइलम ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, तो कंसेंट्रिक में या तो जाइलम को फ्लोएम कवर करके रखेगी या फ्लोएम को जाइलम कवर करके रखेगी। ये होते हैं कंसेंट्रिक टाइप। तीसरी जो कैटेगरी आती है उसको हम कंजॉइंट बोलते हैं। कंजॉइंट में क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस, तो ये दोनों ही सेम रेडियस में मौजूद होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहां पर क्या होता है, अब ये कोलेटरल, तो कोलेटरल मतलब लेटरली एक दूसरे के अगल बगल, है ना। तो कोलेटरल में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे मौजूद होते हैं। अब यहां पर ये दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज और ओपन का मतलब क्या हुआ? यहां पर आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में किसी भी तरह का कोई टिश्यू नहीं पाया जाता, वो क्लोज्ड होते हैं। और जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू कहते हैं, ये जो स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है इसको हम कैम्बियम कहते हैं। ये कैम्बियम पाया था। भाई ये ओपन और क्लोज का मतलब क्या हुआ? क्यों ओपन और क्लोज कहते हैं? द रीजन बिहाइंड इट कि कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम जिस सेल से बना होता है वो भाई साहब सेल्स हैं कौन सी? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी है, तो ये डिवाइड करेंगी और स्टेम की ग्रोथ को करेंगी। यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, ओपन वैस्कुलर बंडल जो होंगे ये मेनली पाए जाते हैं स्टेम में, और वो भी डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, तो डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट दोनों में पाए जाते हैं। तो ओपन वैस्कुलर बंडल जहां पे होंगे, यहां पे कैम्बियम की जो सेल्स होंगी ये डिवाइड करेंगी। तो अभी जो फ्लोएम और जाइलम मौजूद है वो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम है। उसके बाद कैम्बियम डिवाइड करेगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा, और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मोटाई में ग्रोथ करेगी। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जो ग्रोथ के लिए जिनमें ग्रोथ के लिए ओपन है, उनको ओपन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, इनमें कैम्बियम पाया जाता है। ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें जो ग्रोथ के लिए क्लोज है, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती, जैसे कि मोनोकॉट के, तो उनमें क्लोज वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। बाइकोलेटरल वो होते हैं जिनमें दोनों तरफ कैम्बियम रिंग पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं यहां पर एक आउटर कैम्बियम बाहर की तरफ मौजूद है, और दूसरे ये रेयर होते हैं हालांकि बाइकोलेटरल, दूसरे यहां अंदर की तरफ कैम्बियम पाया जाता है। तो जिनमें दो कैम्बियम पाए जाए उनको बाइकोलेटरल बोलते हैं। तो ये भी कैसा होगा? इट विल बी आल्सो ओपन, ये भी ओपन टाइप। इनको नोट कर लीजिए। नोट करके मुझे मैसेज करिएगा।
नोट कर लिया भाई? Yes, sir. चलिए नोट करिए। रेडियल वैस्कुलर बंडल, the xylem and phloem, the xylem and phloem lie on in separate radius. Xylem and phloem lie on separate radius. Full stop. Both of the vascular bundle, both of the vascular bundle are arranged in alternate fashion. Both of the vascular bundle are arranged in alternate fashion. सर एक बार शुरू से रिपीट कर दीजिए। Xylem and phloem are found on separate radius. Both are arranged in alternate fashion. Full stop. They are the characteristic feature of dicot root. Next, conjoint. In conjoint vascular bundle, in conjoint vascular bundle, xylem and phloem, xylem and phloem are found on, xylem and phloem are found on the same radius. Xylem and phloem are found on the same radius. They are characteristic feature of stem. They may be of two types. Collateral. First, collateral. Collateral are those conjoint bundles where phloem on outer side and xylem to inner side. Phloem outer side and xylem inner side, but both on same radius. Full stop. Next point. They may be open. They may be open if cambium ring, cambium tissue, or if cambium tissue or intra
fascicular cambium, they may be open if cambium tissue or intrafascicular cambium is present between xylem and phloem. Next point, they are closed if there is no cambium tissue, if there is no cambium tissue between xylem and phloem. Next, bicollateral. In bicollateral, they have phloem on both sides of xylem. They have phloem on both sides of xylem. Full stop. All the three lies on same radius. All the three lies on same radius. Full stop. Usually, a strip of cambium is present on both sides. Usually a cambium strip present on both sides. तो ये पाया जाता है, ये मैंने बताया कि नॉर्मली रूट में पाया जाता है, कंजॉइंट आपके स्टेम में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मोनोकॉट में, ये पाए जाते हैं डाइकॉट में, और इसका एग्जांपल है कुकुरबिटा पेपो, मतलब कद्दू जिसको आप बोलते हो, कुकुरबिट। ठीक है, तो बाइकोलेटरल बंडल इसमें कुकुरबिटा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कंसेंट्रिक में। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, तो पहले एम्फिक्राइबल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एम्फिक्राइबल यही पूछा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोसेंट्रिक मतलब सेंटर में वाटर ले जाने वाला टिश्यू, हाइड्रोसेंट्रिक। xylem is found in center while phloem surrounds it. Xylem is found in center while phloem surround it. ये बहुत सारे डाइकॉट्स में पाया जाता है, मेनी डाइकॉट। एग्जाम्पल है प्रूनस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बट आप नोट कर लो इफ यू वांट। प्रूनस, ठीक है। एम्फिक्राइबल को हम लोग बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक, सर ये प्रूनस मतलब प्रूनस डल्सिस?
है सर प्रूनस। मतलब मूंगफली की बात। प्रूनस मतलब ये तो जीनस हो गया ना, इसमें किसी भी स्पीसीज में पाया जाता है, इस जीनस में पाया जाता है, किसी में भी। प्रूनस की किसी भी जितने सारे प्रूनस जीनस, पूरे जीनस में सभी स्पीसीज। लेप्टोसेंट्रिक, ठीक है, मतलब कि फूड टिश्यू सेंटर में। नोट करेंगे, फ्लोएम लाइज इन सेंटर, सराउंडेड बाय जाइलम। इसका एग्जांपल है यक्का। ठीक है, ये था हमारा वेस्कुलर बंडल। किसी को कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डाइकॉट, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। देखिए, अब हम जब डाइकॉट रूट की बात करते हैं तो देखो, इन जनरल रूट का स्ट्रक्चर तो ये है, ये तो नॉर्मली रूट ऐसे दिखती है, ऊपर रूट हेयर, इसको पेरिफेरस लेयर बोलते हैं, एपिडर्मल लेयर, जिसको एपिब्लेमा भी बोलते हैं। अंदर एक कॉर्टेक्स है। फिर देखो फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पे है, मतलब अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा कि इसमें रेडियल अरेंजमेंट होगा, वेस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं, तो यहाँ पे रेडियल है। ठीक है, बीच में यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। यही कंजक्टिव जो टिश्यूज होते हैं, इन्हीं कंजक्टिव टिश्यूज से डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जो कैम्बियम रिंग का डेवलपमेंट होता है, आप देखेंगे धीरे धीरे यहीं पे कैम्बियम रिंग इसी से बनती है। इसका इनलार्ज फॉर्म देखते हैं। ऊपर रूट हेयर पाई जाती है, रूट हेयर के नीचे इसको हम पिलीफेरस लेयर कहते हैं। इस पिलीफेरल लेयर, ये एपिडर्मल लेयर ही है, लेकिन इसको एपिडर्मिस नॉर्मली नहीं बोलते रूट के केस में, शूट के केस में एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे आते हैं ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद कॉर्टेक्स की सबसे लास्ट जो लेयर है वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद आप नीचे एक लेयर देखेंगे, ये पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल लेयर में यहीं पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप दो चीज की बनी होती है, लिग्नो सुबेरिन। तो लिग्निन सुबेरिन की मिलकर के बनी होती है। ठीक है? ये बात हमने पढ़ी हुई थी जब एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवे हम पढ़ रहे थे, ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लांट में, फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक चीज हमने और पढ़ा हुआ था कि पेरीसाइकिल में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, सॉरी, एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, है ना। एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गया। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है और ये होती है लिग्नो सुबेरिन की बनी, एंड लिग्नो सुबेरिन इट इज इम्परमेबल टू वाटर। एंडोडर्मिस सबसे आखिरी लेयर है किसकी? कॉर्टेक्स की। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यहां पर वाटर जो पास होता है वो जिन सेल से पास होता है, तो यहाँ पे एंडोडर्मिस की सेल तो वाटर को अलाउ नहीं करती हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए मेरा पूछना बनता है, पूरी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं अभी। तो जो एंडोडर्मिस में कौन सी ऐसी सेल होती है जिनके थ्रू वाटर एंटर करता है, पहली बात, और इसका बेनिफिट क्या है? मेरा इंटरनेट पे सर्च किए हो, बताओ, अगर आता हो तो 5 सेकंड के अंदर बताओ। अरे
इतने सारे योग्य लोग बैठे हैं, किसी को नहीं पता? वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो किसी को भी पता होना चाहिए। डिटेल में मैंने आपको बताया। वेरी गुड हमदा, बहुत बढ़िया, शाबाश। राइट, दीज आर द पैसेज सेल। पैसेज सेल इनको बोलते हैं, और बेनिफिट ये है, मैंने आपको बताया हुआ था कि वायरस की, बैक्टीरिया की, पैथोजन की एंट्री ना होने पाए, इसको रोकने का काम। बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप इतना आपको डिटेल में बताता हूं, जो आपके एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया है, आप पलट के देखोगे, कंपेयर करोगे, उसके बाद भी आपको आता नहीं है। और 10 बार पूछता हूं कि एनी डाउट, एनी डाउट। आप जितनी जान खाते हो वो भी खिलवाता हूं, उसके बाद भी आपको नहीं आता। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक ही बच्ची ने बताया, बताओ। कायदे से ये तो इमीडिएट मैंने पूछा और आंसर 4-5 लोगों को तुरंत बताना चाहिए। तो वो सेटिस्फैक्शन उससे मिलता मुझे भी कुछ, कि नहीं मैंने कुछ, आई हैव डन समथिंग। लेकिन कोई फायदा नहीं है। मतलब आप, यू हैव टू, अगर आप इस लेवल पे तैयारी रखोगे तो आपको एक बार ड्रॉपर के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। बिलीव ऑन मी। आप, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ब्लंट बोल रहा हूँ, लेकिन आई नो आई एम करेक्ट। अगर आप इस लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट एट ऑल सीरियस फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अभी से कायदे से आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी। और ये तो एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट दे रखा है कि पैसेज सेल्स होती हैं, कैस्पिरिन स्ट्रिप होती है जो अलाउ नहीं करती है। क्या कैस्पिरिन स्ट्रिप का बेनिफिट है, तो आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए। चलिए, उसके अंदर यहाँ पर पेरिसाइकिल पाई जाती है। अब देखो, दो चीजें हैं। प्रोटोजाइलम यहाँ पे बाहर की तरफ है ना, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। मतलब कि ये किस तरह का सिस्टम है? एक्सार्क है कि एंडार्क? बताओ भाई, बोले भाई, एक्सार्क की एंडार्क? बोलो भाई। प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है। मैंने पहले बताया था, रूट में एक्सार्क पाया जाता है, एक्सार्क सिस्टम। मैंने कहा था ना, याद रखना, प्रोटो याद रखना, प्रोटो अगर बाहर है तो एक्सार्क है, प्रोटो अंदर है तो एंडार्क है। सर आपने एक्साक एंडार्क नहीं पढ़ा है। क्या क्या कह रहे हो? सर एक्साक और एंडार्क नहीं कराया है। एक्सार्क और एंडार्क नहीं कराया है? भाई साहब, रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना। आप रिकॉर्डिंग में नहीं देख लेना दोबारा से, फिर मुझसे बात करना। बताओ भाई, नहीं कराया है? लिखवाया नहीं है? क्यों भाई? No, sir. हाँ, No, sir. ये बताया नहीं कि एक्सार्क क्या होता है, एंडार्क क्या होता है? लास्ट क्लास में जाइलम पढ़ा दिया तो ऐसे कैसे हो सकता भाई? जाइलम पूरा पढ़ाया ना मैंने, Yes, sir. और ये नहीं बताया कि एक्सार्क क्या होता है, एंडार्क क्या होता है। पक्का? Yes, sir. अभी तो आपने बोला कि जाइलम मैंने पूरा पढ़ा दिया है, और एनसीईआरटी में भी दे रखा है एक्सार्क क्या होता है, एंडार्क क्या होता है। लो, प्रोटोजाइलम, चलो वही पहले बताता हूं। प्रोटोजाइलम वो जाइलम होते हैं जो पहले बनते हैं, फर्स्ट, स्टार्टिंग से। मेटाजाइलम, पहले तो यही नोट करो, वो जाइलम। एनसीईआरटी तो एटलीस्ट देखते रहा करो। अगर कोई टर्म छूट रहा है तो आपका बनता है कि आप पूछिए। मैं आपको बोलता हूं कि एक भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए नॉर्मली जब मैं क्लास वाइंड अप करता हूं तो मैं बोलता हूं ये हेडिंग डालो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है अभी। एटलीस्ट हेडिंग तो डाल के रखा करो भाई। अगर ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम नहीं पढ़ाया तो आप कैसे करोगे? पहले आपको जाइलम पढ़ा दिए पूरा। प्रोटोजाइलम वो जाइलम है जो पहले बनते हैं। मेटाजाइलम वो जो जाइलम है जो लेटर स्टेज में बनते हैं, बाद में बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। तो प्रोटोजाइलम पहले बनते हैं और मेटाजाइलम बाद में बनते हैं।
अगर कहीं पर किसी अरेंजमेंट में प्रोटोजाइलम बाहर है, समझिए बात को, और मेटाजाइलम अंदर है, मतलब मेटाजाइलम बाद में हो रहा है, ऐसे डेवलपमेंट हुआ, तो प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो मैं कहूंगा जाइलम का जो जो डेवलपमेंट है या जो अरेंजमेंट है दैट इज एक्सार्क। अगर इसका उल्टा है, प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है, मतलब डेवलपमेंट ऐसा हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि ये क्या है, दैट इज एंडार्क। रूट में एक्सार्क पाए जाते हैं और स्टेम में एंडार्क पाए जाते हैं। ये डायग्राम में देख करके बताया जा सकता है कि डायग्राम स्टेम का है, रूट का है। कई बारी सिर्फ इस अरेंजमेंट के बेसिस पे आपको डायग्राम दिया होगा और आपको बताना होगा कि ये टिश्यू कौन सा। ये हो सकता है नीट में, मैं नीट की बात कर रहा हूं, दिया होगा ए सेल्स, बी सेल, सी सेल, डी सेल, रिकॉग्नाइज इनमें से कौन सी सेल है। एम्स में तो खूब पूछा गया, नोट करो पहले ये जो मैंने लिखा है। प्रोटोजाइलम आर द फर्स्ट फॉर्म जाइलम, मेटाजाइलम आर फॉर्म लेटर स्टेज। रूट्स एक्सार्क होती हैं और स्टेम एंडार्क। ये दोनों डायग्राम आप बना लीजिए। तो वेस्कुलर बंडल रेडियल है, कैसे हैं, एक्सार्क है। अब यहां पर एक चीज दिया हुआ है कि इसमें कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। देखो ये कंजक्टिव टिश्यूज क्या है, ये देखिए कंजक्टिव टिश्यूज है, यहां पर कंजक्टिव टिश्यूज। ये टिश्यूज वो हैं जो परमानेंट टिश्यू हैं। ये क्या होंगे, जब डेवलपमेंट होना होगा, जब डेवलपमेंट होने वाला होगा, तो ये टिश्यूज, मतलब कि जब ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होगी, तो ये टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे और कंजक्टिव टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक हो करके कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करेंगे और इस तरह से रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जो कंजक्टिव टिश्यू होंगे दे विल बिकम मेरिस्टेमेटिक। यहां पर देखिए पैसेज सेल दे रखा है ना, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप भी दे रखी है, राइट। तो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। इनमें से डाइकॉट, देखो डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट का पूछे जाने कम चांसेस होते हैं। इनके दोनों के डायग्राम स्कूल में खूब पूछे जाते हैं। समटाइम दे आस्क मोनोकॉट स्टेम एज वेल, लेकिन वो इजी होता है इसलिए नहीं पूछते हैं। तो डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम का डायग्राम पक्का आएगा। अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ड्रॉ कर लो, जैसे आपको सही लगे आप कर लीजिए। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। सो बताएं। सर एक बार एंडार्च और एक्सार्च एक और बार बता दीजिए प्लीज। देखो एंडार्क क्या होता है कि पहले जब नया कोई प्लांट पहले से बना हुआ होता है, तो प्लांट में स्टार्टिंग से जाइलम जो पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम। फिर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो नए जाइलम का फॉर्मेशन होता है। जो नए जाइलम बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम मतलब पुराने वाले जाइलम। अगर पुराने वाले जाइलम बीच में है, अंदर की तरफ है, तो समझिए एंडार्क। एंडो माने क्या होता है, इनसाइड। तो अगर प्रोटो प्रोटो ऐसे पकड़ो, प्रोटोजाइलम अगर बीच में है तो कहोगे एंडार्क। प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो आप कहेंगे एंडार्क। एक्सार्क, एक्स माने क्या होता है, बाहर, एंड माने क्या होता है, अंदर। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क, और प्रोटोजाइलम अगर अंदर है तो क्या बोलोगे, एंडार्क। ठीक है। यस सर। नोट करके मुझे बताइएगा।
ओके भाई, ओके भाई, Yes, sir. ठीक है, सबका हो गया भाई, हटाए से। सर जी हाँ, बताएं। जो ये एंडोडर्मिस लेयर में जो चार ये थोड़े डार्क एंड हैं सर, वो प्रोटोजाइलम मार्क कर रखे हैं क्या? कहाँ की बात कर रहे हो? एंडोडर्मिस में? सर ये बड़ा का डायग्राम। इसको क्यों बना रहे हो? एंडोडर्मिस में चार जो जाइलम है, हाँ प्रोटोजाइलम है, प्रोटोफ्लोएम है और बीच में प्रोटोजाइलम है। यहाँ पे ये बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, अंदर की तरफ मेटाजाइलम है। ये दे तो रखा है प्रोटोजाइलम और ये दे रखा है मेटाजाइलम। यस सर, वो जरा वो एरो देख के सही दिख रहा है सर। हो गया भाई सबका? Yes, sir. ठीक है, मैं डायग्राम हटा रहा हूँ। देखो, नेक्स्ट है मोनोकॉट रूट। अब डाइकॉट मोनोकॉट रूट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो डाइकॉट में कम होते हैं और मोनोकॉट में ज्यादा होते हैं, क्योंकि मोनोकॉट को पानी ज्यादा चाहिए, उनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। मोनोकॉट रूट देखिए, देखो मैं इसको सीधे से एनलार्ज कर देता हूं। देखो, सबसे बाहर रूट हेयर, फिर वही पेलिफेरस लेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये एंडोडर्मिस हो गया आपको, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसके नीचे पेरिसाइकिल, फिर वही फ्लोएम, जाइलम। एक और खास बात, इसमें पिथ पाई जाती है और उसमें जो पिथ होती है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर पिथ इज प्रोमिनेंट, ठीक है, या वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। जबकि डाइकॉट में ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। यहां पर भी देखेंगे ये जाइलम मौजूद है और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट मौजूद है। यहां पर नंबर ऑफ जो वैस्कुलर बंडल हैं वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे कम है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए आप रूट का तो डायग्राम मोनोकॉट और डाइकॉट का आसानी से बना सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मोनोकॉट में नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल ज्यादा होते हैं और डाइकॉट में नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल कम होते हैं।
यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेस्कुलर बंडल होंगे, यहाँ पे दे विल बी 8 और मोर, 8 और मोर, 8 से ज्यादा होंगे, और उस वाले में 4 to 6 होते हैं डाइकॉट में। नोट करके बताइएगा मुझे। हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है, स्टेम, स्टेम एनाटॉमी। ठीक है, वहां से स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में। सर ये पिट का क्या फंक्शन होता है, काम क्या होता है? पित्त का कोई फंक्शन नहीं होता भाई, जहाँ पे खाली जगह होती है वहां पे पैरेनकाइमेटस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं और वो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। तो पित्त इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू एंड its function is to store food, that's it। ठीक ओके है, ठीक भाई, चलिए, Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम भाई, बाय।